आपसे कहा जा रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी गद्य का जनक किन्हें माना जाता है, तो किन्हें कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, और ये वाकई में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए साथियों, स्वच्छ कहते नहीं हम लोग स्वच्छ, तो स्वच्छ शब्द का इसमें से पर्यायवाची क्या होगा? स्वच्छ को नीरज कहते हैं, निर्मल कहते हैं, पंकिल कहते हैं, नीरज कहते हैं, मैं कहूंगा निर्मल कहा जाता है स्वच्छ को। उसके बाद देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली ये किस भाषा की रचना है? तो ये ब्रज भाषा में लिखे थे साथियों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों किनको मिला था? मैं कहूंगा सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। हिंदी की एक तरीके से साथियों साहित्यकार हैं और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी रचना के लिए इनको मिला था? तो चिदंबरा इनकी रचना है, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपसे पूछा जा रहा है? तो दयालु की अगर बात करते हैं प्रत्यय आपको यहाँ पर साथियों बताना है कि आपका जवाब हो जाएगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए, या तो बिल्कुल नहीं होगा, आलू हो जाएगा, नहीं होगा साथियों, बड़ा आ भी नहीं होगा। मैं कहूंगा यहाँ पर बड़ा ऊ जो है वो यहाँ पर एक प्रत्यय का काम करेगा और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यथा शीघ्र में कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि यथा अगर आ जाए तो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? मुझे बताइए। मुझे पता है कि आज यहाँ वह यहाँ आएगा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया, तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो। तेरा शब्द यहाँ पर आ गया है तो ये गलत हो जाएगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। आधुनिक का विलोम क्या होता है? समीचीन होता है, अर्वाचीन होता है, प्राचीन होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल प्राचीन होता है साथियों आधुनिक का विलोम। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में जो 4 लीटर शब्द है साथियों ये किस प्रकार का विशेषण है? क्या ये गुणवाचक विशेषण है? मैं कहूंगा नहीं, परिमाणवाचक विशेषण है। संख्या, अब देखिए दो इसमें कंफ्यूज होंगे दो ऑप्शन में। परिमाण ये क्या बताया जा रहा है? एक परिमाण बताया जा रहा है ना। अगर यहां पर होता 4 सेब या 4 अमरूद या 4 केले तो संख्यावाचक विशेषण हो जाता, लेकिन यहां पर एक परिमाण बताया जा रहा है तो ये आपका एक परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए जिसका निवारण ना हो सकता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका निवारण ना हो, जिसका निवारण ना हो यानी कि जो आपको एक तरीके से करना ही करना है हर हालत में, उसको अनिवार्य कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा? यानी कि स्थूल का विलोम क्या होता है? अग्रज होता है, स्थिर होता है, अस्थिर होता है, सूक्ष्म होता है। मैं कहूंगा स्थूल का विलोम क्या होता है साथियों? सूक्ष्म होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, यानी कि धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है? जैसे कि मान लीजिए धुंधला बादल हम लोग कह सकते हैं ना, धुंधला बादल, तो बादल के बारे में बताया, संख्यावाचक विशेषण नहीं हो सकता, सार्वनामिक भी नहीं हो सकता। बादलों के बारे में गुण बताया जा रहा है कि भैया बादल कैसा है? धुंधला है, तो ये गुण बताया जा रहा है तो इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बस देखिए ऐसा ही पेपर आपका आएगा, इससे ना तो लेवल ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन साथों आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत तसल्ली के साथ और बहुत आराम से इन सारे सवालों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। नाक कटना इस मुहावरे का मतलब क्या होगा? तो नाक कटने को तो कहते हैं बदनामी होना। अगला सवाल देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल जो चल परसन हित मनहु सुहाय, यानी कि इसमें कौन सा आपको बताना है? देखिए अगर हम यहाँ पर साथों बात करते हैं ता आ गया है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, है ना। अनुप्रास अलंकार साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए साथियों, कह रहे निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करिए। बृहस्पति कैसा है? झील कैसी है? तारा कैसा? झरना कैसा? मैं कहूंगा झील शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो मैं कहूंगा भरत मुनि के अनुसार 8 रसों की संख्या मानी जाती है। अगला देखिए, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो निश्चय शब्द की अगर हम बात करते हैं निधनचय, इसमें आपका विसर्ग लगेगा और विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ पर। अगला देखिए साथियों, स्थायी भाव की कुल कितनी संख्या बताइए? तो स्थायी भाव की कुल कितनी संख्या है? मैं कहूंगा 9 संख्या मानी जाती है। स्थायी भाव की साथियों 9 संख्या है। अगले नंबर का सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो अर्धविराम चिन्ह मैं आपको बता चुका हूं साथियों, कुछ इस टाइप से बनाया जाता है अर्धविराम, और ऐसा कहां पर बनाया गया है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में बनाया गया है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखे ये वाला होगा, ये वाला होगा, पंख होगा या पंखे होगा? मैं कहूंगा ऐसे लिखा जाएगा जिस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि वांछनीय कैसे लिखा जाता है? ऐसे 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 ऐसे। मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है साथियों वांछनीय, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। आपको बताना है शुद्ध वाक्य इन चारों में से कौन सा है? भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जाति है, ये गलत है। भारत में अनेकों जाति है, ये भी गलत है। अनेकों गलत हो जाएगा। भारत में अनेक जातियां हैं, ये पहला वाला वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, नीचे वाले गलत हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें, बताइए। तो बच्चे गाना गा चुके हैं, तो इसमें मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी साथियों? गा हो जाएगी, और गा आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से संबंधित वाक्य यानी कि कौन सा एक वचन, क्या कहा जा रहा है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन से संबंधित वाक्य है? कुछ लड़के खेल रहे थे, इसमें कुछ आ गया तो ये एक वचन नहीं हो सकता। आप शाखा को मत तोड़ो,
इस शाखा को मत तोड़ो। आप लोग बहुवचन हो गया, घोड़े शब्द भी बहुवचन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द जो है ये आपका एक तरीके से एक वचन वाला वाक्य है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। भरपेट में कौन सा समास से आपसे पूछा जा रहा है? मैं कहूंगा साथियों अगर भर आ जाए तो वहां पर अव्यय भाव समास होता है, ये बात मैं आपको कई बार बतला चुका हूं। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद, इसमें से सममात्रिक छंद कौन सा है मुझे बताइए? मैं कहूंगा साथियों चौपाई की अगर बात करते हैं तो ये एक सममात्रिक छंद। किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है आपसे पूछा जा रहा है? तो पानी की अगर बात करते हैं साथियों प्रतिष्ठा का है, पारा का है, युक्ति का है या दूध का है? मैं कहूंगा प्रतिष्ठा का है, तो प्रतिष्ठा आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए, यानी कि कौन सा वाक्य आपको भविष्य काल लग रहा है? गाय घास चरती है, बिल्कुल नहीं है। रोहन मुंबई गया था, ये भी नहीं है। भविष्य काल की अगर बात करते हैं, जाऊंगी मैं कल घूमने जाऊंगी, ये आपका भविष्य काल वाला वाक्य हो जाएगा। अगला देखिए ओ और औ किस प्रकार के साथियों वर्ण है आपसे पूछा जा रहा है? तो ये कंठोष्ठ साथियों जो है ना ये वर्ण कहलाए जाते हैं। ओ और औ ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? तो समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अरे उफ धीरे धीरे अथवा, तो अथवा शब्द जो यहाँ पर होगा ये समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, इस वाक्य का उदाहरण, यानी कि ये कैसा वाक्य है? क्या ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य जब होता है जब बीच में तथा और किंतु परंतु लेकिन आ जाए। मिश्र वाक्य ऐसे होता है अगर उसमें क्यों आ जाए, क्यों नहीं बल्कि के आ जाए, क्योंकि आ जाए। और मिश्र वाक्य तब भी होता है जब उस वाक्य में जैसे तैसे, यद्यपि, तथापि इस टाइप के लिखा हो, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है, तो ये आपका एक सरल वाक्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कुबेर का पर्यायवाची आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा कुबेर का पर्यायवाची इसमें से सातु यक्षराज होता है। अगला देखिए चीफ की दावत, इस कहानी के रचनाकार कौन है? तो मैं कहूंगा भीष्म साहनी इस कहानी के रचनाकार है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होगा? तो मतलब की बात करना, मूर्ख व्यक्ति, एकमात्र सहारा, बेइज्जत करना। मैं कहूंगा एकमात्र सहारा, ये अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए बर्बर का सातों विलोम क्या होगा? तो बर्बर का विलोम क्या होता है? बर्बर का विलोम शब्द होता है। तो अगर आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल सही था। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? देखिए अगर कभी भी आपको ऐसा वाक्य दिखे कि भैया अगर ये ना होता तो वैसा होता, वो ना होता तो ऐसा होता, रोहन पड़ता तो पास हो जाता, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, तो वो कैसा काल होता है? वो हेतु मत भूतकाल होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। ऐसा एक सवाल आता है। महात्मा का विलोम क्या हो सकता है? तो महात्मा का विलोम क्या हो सकता है? मैं कहूंगा दुरात्मा होता है। बिल्कुल सातु दुरात्मा होता है महात्मा का विलोम। तो अब आपके 37 सवाल हो चुके हैं और 37 सवाल ही आपके हिंदी के सेक्शन के पूछे जाएंगे। अब हम लोग सातु यहाँ पर जीके, जीएस, यूपी जीके और करंट अफेयर के सवालों को अब देखेंगे, है ना। तो बहुत तेजी के साथ इन सवालों को देखेंगे, ये आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए कि रेवोल्यूशन 2020 उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक कौन है? मैं कहूंगा चेतन भगत इस उपन्यास के लेखक हैं। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नंद भवन मंदिर स्थित है? मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा नंदगांव में। कहां पर सातु नंद भवन मंदिर स्थित है? नंदगांव में स्थित है। अगला देखिए हाल ही में बोधि यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो मैं कह सकता हूं अपने उत्तर प्रदेश में ही साथियों बोधि यात्रा का आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल देखिए गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजित किया था? तो गांधी जी ने साथियों 1930 में। कब? 1930 में दांडी मार्च आयोजित किया था। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान किया गया है? बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों भाग 9 में। क्या? भाग 9 के बी में सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए कंथुरी उत्सव ये कहां पर मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कंथुरी महोत्सव की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को ही साथियों राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। उसके बाद देखिए आई एम नो मसीहा ये किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो ये सोनू सूद की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? सोनू सूद की आत्मकथा है आई एम नो मसीहा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल देखिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना का क्रियान्वयन कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है? उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बिल्कुल सही जवाब साथियों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना का क्रियान्वयन करता है। अगला सवाल देखिए भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। मैं कहूंगा भाग 3 को। कौन से भाग को? भाग 3 को ही साथियों भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। अगला सवाल देखिए स्वेज नहर किन 2 जलनिकायों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर काला सागर भूमध्य सागर को नहीं, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए कहा जा रहा है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय पर कितने हाई कोर्ट्स हैं?
25 हाई कोर्ट है, आपको ध्यान रखना है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो ये अधिकार राज्य के महाअधिवक्ता को है। किसको है साथियों? राज्य के महाअधिवक्ता को ये अधिकार है। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मैं कहूंगा साथियों बीजिंग में स्थित है शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है, किनको जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है जॉन मैकार्थी इनका नाम है, और जॉन मैकार्थी को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है। किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच पैच का अपराध है ना? यह साथियों हैकिंग का अपराध है। तो हैकिंग आपके सवाल का जवाब होगा। इस खाली जगह में हैकिंग शब्द आएगा और पूरी लाइन पूरा वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको साथियों इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रवि मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करिए। तो इसमें से साथियों आपका जवाब जो होगा वो चना हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियां की उपाधि दी थी? तो तानसेन को मियां की उपाधि किसने दी थी? मैं कहूंगा अकबर ने साथियों ये उपाधि दी थी, है ना? अकबर ने ये उपाधि दी थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए साथियों, करुपुर कलमकारी चित्रकारी और कल्ला कुरिची लकड़ी की नक्काशी जिन्हें हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो तमिलनाडु से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन और उसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है? मैं कहूंगा गोरखपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो पाल शासकों ने साथियों मैं कहूंगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि कौन से वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया है? तो आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए, तो 1931 आपका जवाब होगा, यानी कि 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। उसके बाद देखिए, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? लिंगराज मंदिर गुजरात में है, नहीं। ऊनाकोटी गुफा मंदिर मेघालय में, नहीं। श्री हरमंदिर साहिब पंजाब में है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें से सही है, एक सही था, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही था। चलिए, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए कि हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो इसकी शुरुआत पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने की है। ये आप लोग साथियों याद रखेंगे। अगला देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किस शहर में आयोजित किया गया है? मैं कहूंगा ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो नई दिल्ली आपके सवाल का जवाब होगा। अब 10 सवाल 2026 के करंट अफेयर के हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि लगभग 10 सवाल आपके करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। इंडिया वीक 2026 की शुरुआत हुई है। तो यह भी हाल फिलहाल में साथियों इसकी शुरुआत कोलंबो में की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ ने यह काम किया है। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी है। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो निर्भया निशा पहल पता कहां शुरू की जाएगी साथियों? केरल में शुरू की जाएगी। अगला देखिए, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब साथियों किसने जीता है? लिन चुनयी ने यह खिताब जीता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया है, जिसमें जबरन धर्मांतरण के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान है? तो आपका जवाब यहां पर साथियों महाराष्ट्र हो जाएगा। यानी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया है, जिसमें जबरन धर्मांतरण करने के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो मैं कहूंगा जस्टिस लिसा गिल इनका नाम है, और ये आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। उसके बाद देखिए, पंचू दोल मेलन यात्रा कहां आयोजित की गई है? तो ये यात्रा कहां आयोजित की गई है? मैं कहूंगा ओडिशा में साथियों ये यात्रा आयोजित की गई है ना? अगला सवाल देखिए, जुलाई 2026 में अल्टीमेट टेबल टेनिस के 7वें सीजन की मेजबानी कौन करेगा? क्या पुणे करेगा, गोवा करेगा, मुंबई करेगा? मैं कहूंगा गोवा करेगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए, पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों शुभमन गिल इनका नाम है, और शुभमन गिल को पॉली उमरीगर पुरस्कार। बाद देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? तो ये साथियों इसरो की मदद से किया है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की मदद से किया है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जा रहा है कि अनमोल उत्तर की ओर 20 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए अनमोल अभी यहाँ पर है, वो उत्तर की तरफ साथियों 20 किलोमीटर जाता है। 20 किलोमीटर ये चल गया, कहने कि फिर वो दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, चला दिया। कहने कि अंत में वो फिर से दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है ना?
अंत में वो दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है, दाईं ओर मुड़कर सातों 10 किलोमीटर चल गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि अनमोल अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। उसके बाद कहने उसके बाद वो दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाए, यानी कि फिर से वो देखिए ये लाइन ऊपर होना चाहिए थी, दाईं ओर मुड़कर फिर 10 किलोमीटर जाता है, तो सातों अब वो यहाँ पर पहुंच चुका है। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से यानी कि यहाँ से कितनी दूरी पर है। देखिए ये टोटल 20 किलोमीटर है, ये 10 है, तो मैं कहूंगा ये भी 10 होगी, तो ये भी 10 होगी, यानी कि प्रारंभिक स्थान से वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और अपने एक तरीके से अगर बात करें कहने के किस दिशा में है, अपने प्रारंभ के स्थान से अगर देखोगे वो अभी यहाँ पर है, तो ये कौन सी दिशा होती है, ऊपर वाली दिशा, साथ उत्तर दिशा आपकी कहलाई जाती है। तो उत्तर दिशा और 10 किलोमीटर कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने के साथ 6 कर्मचारी हैं LNPRTV एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। अब सवाल यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि VN के देखिए 6 कर्मचारी हैं केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो यहाँ तक हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लोग साथ तो यहाँ पर हो चुके हैं। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि N के बाएं दूसरे स्थान पर V है, तो आप इसको बैठा दो साथ, तो मान लीजिए N आपने यहाँ पर बनाया, N के बाएं दूसरे स्थान पर V है, यानी कि V यहाँ पर हो गया। LP के दाएं दूर, देखिए अब वो आप देखिए जहां पर V लिखा हो या N लिखा हो, यहाँ पर N लिखा हुआ है, तो इस लाइन को देखेंगे, इस लाइन को देखने के बाद N के दाएं तीसरे स्थान पर P है, तो N आपका यह है, N के दाएं तीसरे स्थान पर P है, 1 2 3, यानी कि P आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। अब देखिए P आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो आसानी हो जाएगी। P के तुरंत बाएं L है, तो P के तुरंत बाएं L है, यानी कि L आपका यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि P के बाएं को दूसरे स्थान पर R है, तो P कहाँ पर, यहाँ पर P के बाएं को तुरंत दूसरे स्थान पर R है, तो मैं कहूंगा R साथ तो यहाँ पर बैठ जाएगा। अब बचा कौन, T बचा, T आपका यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि V के तुरंत दाएं को कौन बैठा हुआ है, तो V के तुरंत दाएं को कौन बैठा हुआ है, T बैठा हुआ है, तो T आपके सवाल का जवाब होगा। और जिनका भी आंसर T है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, आपसे कहा जा रहा है कि एक क्लास में छात्र कतार में खड़े हुए हैं, एक छात्र दाहिनी तरफ से, यानी कि दाहिनी तरफ से 11वें स्थान पर है, और बाईं तरफ से अगर इसको काउंट किया जाए साथियों तो ये 9वें स्थान पर है। यानी कि इधर से काउंट करते हैं तो 11वें स्थान पर, इधर से काउंट करते हैं 9वें स्थान पर, तो कह रहे हैं कि उस कतार में टोटल कितने छात्र खड़े हैं। अगर कभी भी ऐसा सवाल है तो 2 नंबर आपके सामने होंगे, इन दोनों नंबर को जोड़ देना और उसमें से 1 घटा देना। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ये 2 बार काउंट किया गया, इसलिए इसको घटाना पड़ेगा। 9 11 20 हो जाएगा, 20 में से 1 घटाओगे 19 आ जाएगा। मैं कहूंगा उस कतार में टोटल 19 लोग हैं, और 19 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि DEVOUR को WGEQFT लिखा जाता है, तो उसी प्रकार इसको ये लिखा जाता है, तो ब्लैंकेट को यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है। पहले समझिए कि आखिर इसमें लॉजिक क्या लगाया है एग्जामिनर ने। यहाँ पर देखिए D से W हो गया है, तो मुझे तो इतना पता है कि भैया अपोजिट लेटर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। जिसके A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट W होता है। ये चीजें आप लोग याद कर लीजिए। D का अपोजिट W है, तो एक चीज मुझे यहाँ पर हो गई अपोजिट है। उसके बाद E से यहाँ पर G हो गया, तो भाई साहब ये तो फिर तो 2 बड़ा है। यहाँ पर V की अगर बात करते, देखिए V का अपोजिट E होता है, O से Q हुआ है 2 बड़ा। अच्छा ऐसा नहीं, दो मतलब इसका और इसका 2 बढ़ रहा है ना। और देखिए U का अपोजिट क्या होता है, F होता है, और R में 2 जोड़ो तो T बढ़ेगा। समझ गए बात को, यानी कि इसका ठीक है ना। क्या होगा साथियों, इसका तो आपका अपोजिट होगा। बाकी ये जो है ना बचे हुए ये होगा, इनके 2 बढ़ रहे हैं। देखिए 2 बढ़ रहे हैं, D में 2 बढ़ गए, I में 2 बढ़ गए, तो बस हमें बात समझ में आएगी। अब सबसे पहले देखिए B का अपोजिट क्या होता है, मैं कहूंगा Y होता है, Y आपका हो जाएगा। L आपको 2 बढ़ाना है, L में 2 बढ़ाओगे N आ जाएगा। A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, N में 2 बढ़ाओगे तो साथ P आ जाएगा। तो ये थोड़ा देखिए कहां पर लिखा हुआ है YNZP, तो YNYNYNZP आपका ये ऑप्शन नंबर C वाले में लिखा हुआ है, तो ये आपका जवाब होगा। समझ गए साथियों, कॉन्सेप्ट बस आप समझ लीजिए। अगर आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपने तैयार कर लिए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हर एक लॉजिक के क्वेश्चन को आप बहुत आराम से कर लेंगे साथियों। यकीन मानिए पिछली साल बच्चों ने तैयारी करके 55 में से 55 सवाल भी बिल्कुल सही किए हैं। तो अगर आप मेहनत के तरीके से साथियों, मेहनत से आप पढ़ाई करेंगे तो मेरा मानना है कोई इकलौता कॉन्सेप्ट या आपका सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको आता ना। हाँ, हड़बड़ी में अगर आप दिखे तो हड़बड़ी में तो गलत हो सकता है, बाकी अगर बहुत अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया तो आपका रीजनिंग में तो एक क्वेश्चन भी साथियों जा नहीं सकता है ना आपके हाथ से। चलिए तो देखते हैं साथियों अगले नंबर का सवाल, क्योंकि ये एक युद्ध है, एक धैर्य का युद्ध है। जिसने धैर्य के साथ पढ़ाई कर ली, अब मान लीजिए आपको उबास लग रही है, अब ऊब रहे हो, तो पढ़ाई में ऊब रहे हो तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा साथ। तो इसलिए बस अगर आपका दिल ऐसा कर रहा है कि भाई अब जाना चाहिए, वीडियो छोड़कर जाना चाहिए, तो समझ लीजिए कि सिलेक्शन आपको चाहिए नहीं है। आप सिर्फ एक नाटक कर रहे हो सिलेक्शन लेने का, पढ़ाई करने का, है ना। तो मैं तो यही कहूंगा सब्र के साथ साथ तो इस वीडियो को देखते जाइए और अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करते जाइए। देखिए XHOS को यहाँ पर 84 लिख दिया गया है, CRFY को यहाँ पर 112 लिख दिया गया है, तो ZIOE को क्या लिखा जा सकता है, बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही। देखिए
अगर हम देखिए इसको अगर हम जोड़ते हैं, जैसे कि ये आपका x 24 पर होता है, h 8 पर होता है, o 15 पर होता है, s 19 पर होता है, इसको जोड़ने पर 84 तो नहीं आ रहा। देखिए जरा 24 और 8 कितना हो जाएगा, 34 और 32 हो जाएगा, 32 15 और 19 कितना होता है, 14 15 16, 16 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा, और आपका 4 5 6 यानी कि 66 हो रहा है, 84 तो नहीं हो रहा है। तो अब एक दूसरा काम करिए, ये लॉजिक तो मुझे नहीं लग रहा है कि लग पाएगा। एक दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि इनके अपोजिट होते हैं, जैसे कि x का अपोजिट क्या होता है साथों, x का अपोजिट क्या होता है ये मुझे बताइए। c होता है, और c जो होता है 3 पर होता है। h किसका अपोजिट होता है, h आपका s का अपोजिट होता है, और s आपका 19 पर होता है। o जो है ना वो l का अपोजिट होता है, और l आपका 12 पर होता है। s आपका h का अपोजिट होता है, और h आपका 8 पर होता है। इसको जोड़िए, 12 8 20 हो गए, 20 और 20 40 39 हो गए, है ना। 39 39 आपके कितने हो जाएंगे, फिर 42 हो जाएंगे। अच्छा 42 42 हो गए, लेकिन 42 दुना 7 84 होते हैं, तो ऐसे भी हो रहा है। इसको भी एक बार देख लें, डायरेक्ट इसको देखें, फिर हम इसको देख लेते हैं साथों। देखिए जैसे कि सी का अपोजिट एक्स होता है, एक्स आपका 24 पर होता है, समझ गए। आर की अगर बात करते हैं साथों, आर का अपोजिट आई होता है, आई आपका साथों 9 पर होता है, और ये आपका एफ का अपोजिट यू होता है, वो आपका 21 पर होता है, और यहाँ पर साथों 2 आपका आ जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, 21 2 22 23 23 आपका 23 और 10 33 यानी कि 32 32 और 24 कितना होता है, मैं कहूंगा 56 होता है। 56 दूना कितना होता है, 6 दूना 12, 5 दूना 10 11, देखिए 112 आ गया। यानी कि अब हमें समझ में आ गया इसमें सातु क्या हो सकता है, क्या आपका लॉजिक लगेगा। आप भी समझ चुके होंगे, तो आप मुझसे पहले अपना इस आंसर को देने की कोशिश करिए। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि z की जगह a आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। i का अपोजिट सातु क्या होता है, i का अपोजिट आपका होता है r, तो r यानी कि 18 पर हो जाएगा। o का अपोजिट l, l आपका 12 पर हो जाएगा। e का अपोजिट क्या हो जाएगा, v, v आपका 22 पर हो जाएगा। 18 और 22 कितने होते हैं साथियों, 18 और 12 कितने होते हैं, है ना 30 होते हैं। 30 और 1 31, 31 31 और आपके 22 कितने हो जाएंगे, 3 और आपके 2 यानी कि 53 हो जाएंगे। तो 53 दूना कितने हो जाएंगे, 53 दूना 7, तो 106 हो जाएंगे। 106 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि गायक हैं, लड़के हैं, नर्तक हैं, इनका वे नारे क्या होगा। देखिए कुछ लड़के गायक भी हो सकते हैं, और कुछ लड़के नर्तक भी हो सकते हैं। मान लीजिए लड़के हो गए, और कुछ लड़के गायक भी हो सकते हैं, और कुछ लड़के नर्तक भी हो सकते हैं। अच्छा हो ये भी सकता है कि कुछ नर्तक भी गायक हो, तो कुछ नर्तक गायक हो सकते हैं। यानी कि कुल मिला के इस प्रकार का आरेख बनेगा, और ये ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। समझ गए साथियों। अगले नंबर का कॉन्सेप्ट, एक नया सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि NGP है, उसके बाद IOIS है, उसके बाद PKV है। तो अगले 3 लेटर यहाँ पर साथियों क्या हो सकते हैं, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए साथियों जैसे कि यहाँ पर N से O हुआ है, N से O हुआ है तो 1 बड़ा है, O से P हुआ है तो 1 बड़ा है, G से I हुआ है तो कितना बड़ा है, यानी कि 7 से 9 हो गया है, यहाँ पर 2 बड़ा है, और I से K हुआ है तब भी 2 बड़ा है। तो अब आप बढ़ाइए साथियों, जैसे कि P में आप 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। फिर आप K में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो साथियों M हो जाएगा। अब फिर 3 बढ़ाना है, V 22 पर होता है, 3 बढ़ाएंगे तो साथियों Y आ जाएगा। यानी कि अगर बात करें QMY कहां पर लिखा हुआ है, QMY आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु Z से चलना शुरू करता है। तो जैसे जैसे जितना जितना चला रहा है ना, उतना उतना कोशिश करेंगे। Z से चलना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर जाता है। तो मान लेते हैं साथियों वो अभी यहाँ पर है, तो 7 किलोमीटर उसको हमने यहाँ पर चला दिया। दक्षिण से इधर चलना स्टार्ट किया, दक्षिण की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है भैया, तो दाएं मुड़ता है, Z मैंने ऊपर लिखना चाहिए। चलिए 7 किलोमीटर चलता है तो 7 किलोमीटर चला दिया। अब उसके बाद साथियों वो 5 किलोमीटर चलता है ना दाएं मुड़कर, फिर वो दाएं मुड़ता है और 3 चलता है, यानी कि 5 चलने के बाद फिर वो 3 चलता है, चला दिया। 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है साथियों और फिर 1 किलोमीटर चलता है ना। फिर वो बाएं मुड़ता है और एक्स बिंदु पर पहुंच जाता है। बाएं मुड़ता है और साथियों वो एक्स पर पहुंच जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक्स पर पहुंचने, अच्छा एक्स पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। देखिए 3 चल चुका है, तो यहां तक अगर चलेगा तो 4 चलेगा तो यहां तक साथियों पहुंच जाएगा, यहां तक, क्योंकि ये 3 + 4 7 ही तो है। तो कहने के बिंदु Z पर पहुंचने के लिए, यानी कि यहां पर पहुंचने के लिए अब उसे कितना चलना चाहिए, तो मैं कहूंगा एक तो ये चल चुका, ये टोटल 5 है, तो अब उसको साथियों 4 किलोमीटर चलना चाहिए। और क्या आपसे कहा जा रहा है, Z पर पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना होगा, पूर्व में जाना होगा। तो 4 किलोमीटर और पूर्व दिशा कहां पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपके सवाल का जवाब हो जाता है। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपके सामने एक नंबर सीरीज है कि 10 से 11, 11 से 13, 13 से 17 और 17 से 25। फिर अगला नंबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर 1 बढ़ाया गया है, यहाँ पर 2 बढ़ाया गया है, 13 से 17 हुआ है, 4 बढ़ाया गया है, यहाँ पर 8 बढ़ाया गया है। तो जाहिर सी बात देखिए डबल हो रहा है, तो 16 यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। 25 16 कितना होता है साथियों, 25 और 41 हो जाएगा कुल मिला के साथियों। 41 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
देखिए आप इस सवाल को और बताइए, आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दूं। देखिए ये आपको जो दिख रहा है ना, ये पता क्या है, ये बस लिखा हुआ है, यानी कि जो इसमें है ना, स्क्वायर में है, ये सारे नंबर बस हैं। नंबर आपको सही तरीके से दिख रहा है साथियों, या बता दूं, ये 2 है, ये 3 है, ये आपका 5 है, ये आपका 8 है, और ये 4 है, और ये 6 है, और ये साथियों 18 है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साथियों टैक्सी, है ना। जितने ट्रायंगल में नंबर हैं वो सारे टैक्सी हैं, और जितने सर्किल में नंबर हैं वो सारे वाहन हैं। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी है। बस वाले ये हैं, यानी कि ये नंबर जो है वो कुल बस कहलाए जाए। 6 + 2 8, 8 और 3, क्योंकि ये बस में है तो 8 3 11, 11 और आपका 4, यानी कि 15 कुल मिला के बस हो जाएगा। 15 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में रजनीश एक छोर से 225वां है तथा दूसरे छोर से 150वां है। पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है। ऐसे ही सवाल तो अभी मैंने आपको करवाया था कि रजनीश एक छोर से, मान लीजिए इधर से 225 नंबर पर है, इधर से काउंट करते तो 150वें नंबर पर है, तो टोटल लोग कितने हैं। मैंने आपको कहा था 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, दोनों नंबर को आपको जोड़कर उसमें से 1 घटा देना है, वही आपका आंसर होगा। 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 घटाओगे 374 आ जाएगा। और 374 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे के कथन है और निष्कर्ष है। अरुण 3 भाई बहन है, यानी कि एक अरुण है और उसके 2 और भाई बहन है। अरुण 3 भाई बहन है। अरुण की बहन करुणा, अच्छा अरुण की बहन कौन है साथियों, अरुण की बहन कौन है, अरुण की बहन करुणा है, तथा उसका भाई कौन है, उसका भाई तरुण है। उसका भाई कौन है, उसका भाई तरुण है, यानी कि दोनों ही उससे छोटे, यानी कि अरुण सबसे बड़ा है, बाकी तरुण भी छोटा है और करुणा भी छोटी है। कह रहे अब निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष पढ़िए। कह रहे कि करुणा तरुण से बड़ी है। भैया हमें पता ही नहीं है, हमें इतना पता है कि करुणा अरुण से छोटी है, ये नहीं पता है कि करुणा तरुण से छोटी है या बड़ी है, तो गलत हो जाएगा, जानकारी नहीं है। करुणा और तरुण दोनों समान आयु के हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर है भी तो हमें जानकारी नहीं दी गई है, जानकारी नहीं दी गई है तो उसको हम गलत मानते हैं, जानकारी नहीं देते हैं, यानी कि दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपको ये नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है साथ, तो मैं लिख देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए, मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, 1 सेकंड रुकिए। देखिए ये 9 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 17 लिखा हुआ है, ये 26 लिखा हुआ है, ये 50 लिखा हुआ है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये साथियों 12 लिखा हुआ है। समझ गए। अब देखिए जैसे कि 3 17 करके और 26, उसी प्रकार साथियों 12 और 14 और 50 आ गया है। 9 12 यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है साथियों। ट्राई करके यहाँ पर आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए अगर हम यहाँ पर इन दोनों नंबर को घटाते हैं साथियों, 26 में से 17 को अगर हम घटाते हैं तो कितना आता है साथियों, 16 में से 7 जाएगा 9, यानी कि 9 आता है। ठीक है ना, कितना आता है साथियों, 9 आता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 जो आता है, ये 9 से ये नंबर बना है, कैसे बना है, 3 से भाग दिया गया है। चलिए देखते हैं। 50 में से अगर हम 14 को घटाते, किसको साथियों, तो आता है साथियों 36। अब 36 से 12 कैसे बना है, भाग दिया गया है, 3 से भाग दिया, इसको भी 3 से भाग दिया गया तो ये बना, भाग इसको भी 3 से दिया गया तो ये 12 बना। अब हमें एक ऐसा नंबर यहाँ पर रखना होगा जो कि हम इन दोनों को घटाएं। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को माने 39, तो 39 में से अगर हम 12 को घटाते हैं मान लीजिए, तो 27 हमारे पास बचता है। ये कैसे आएगा, अगर हम 3 से इसको भाग देंगे तो 3 नीम 27, देखिए 9 आ गया, यानी कि यहाँ पर 39 नंबर ही आएगा, और यही हमारे सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके सामने यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट है। आप सभी को पता है साथियों, मैथ के पूरे कितने सवाल पूछे जाएंगे, पूरे पूरे लगभग 20 से 21 सवाल साथियों पूछे जाएंगे। तो इन 20 से 21 सवालों को अगर आप करना चाहते हैं तो टारगेट सिलेक्शन चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितनी चीजें आपको साथियों दी जाए, जितने कॉन्सेप्ट, जितने क्वेश्चन आपको दिए जाए, उतने क्वेश्चन साथियों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। चलिए तो खैर साथियों बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। इस सवाल में कहा गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 17% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 12% की कमी की जाती है। देखिए ये अंश और ये हर क्या होता है, मान लीजिए एक संख्या है x बटा y करके, या जिसको हम लोग साथियों कह सकते हैं 2/4 या 2/3 या 2/5 या 5/3। तो ये जो ऊपर वाला नंबर है साथियों ये अंश कहलाया जाता है, और नीचे वाला नंबर होता है साथियों इसको हर कहा जाता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गया। अच्छा कह रहे हैं कि जब इतना इतना की वृद्धि और इतनी कमी की जाती तो उस भिन्न का मान जो है ना वो 39/44 हो जाता है। तो मूल भिन्न कितनी है, मूल भिन्न मान लीजिए कितनी है, x/y है। कितनी है साथियों, x/y है। तो मान लेते हैं साथियों क्या, x में यानी कि x के अंश में 17% की वृद्धि की जाती है, तो जब 17% की वृद्धि की जाएगी तो 117 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और हर में यानी कि y में 12% की कमी की जाएगी तो वो साथियों 88% हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो जब इतना इतना किया जाता है तो वो भिन्न कितनी हो जाती है, वो भिन्न साथियों 39/44 हो जाती है। तो मूल भिन्न बताइए, यानी कि x/y का मान आपसे पूछा जा रहा है। इतनी बात क्लियर करना है आपको। देखिए
यहाँ पर साधु बराबर है तो बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो कैसे क्या होगा साधु, x बटे वाई बराबर 39/44 ये है, और 88 गुणा 39 से होगी, ठीक है 88 गुणा 39 से कर दी। उसके बाद 117 गुणा 44 से होगी तो 117 की गुणा 144 से कर दी। इसको कैलकुलेट करिए साथों, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 44 से कम 44, 44 दूना 88 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात साथों क्लियर है। और अगर यहाँ पर साथों इसको हम लोग कट करें तो कैसे यहाँ पर कर सकते हैं, देखकर मुझे बताइए। देखिए साथियों 13 तिया होता है 39 और 13 नीम आपका कितना होता है 117 होता है। 3 से कट करेंगे 3 तिया 9 यानी कि 2/3 आ गया है। x बटे वाई बराबर 2/3 आ गया है। तो मैं कहूंगा मूल भिन्न कितनी होगी 2/3 होगी। और 2/3 कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि एक मिश्रण में दूध है और पानी है, दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, जितनी चीजें आपसे कहा जाए उतनी चीजें साथियों आप लोग करते जाइए। यानी कि दो तरह की चीज है, दूध है और क्या है साथियों, और यहाँ पर आपको बताया गया है पानी है। अच्छा दूध और पानी का अनुपात भी बताया गया है साथियों, कितना है कि अगर दूध 2 है तो पानी कितना है 3 है। यानी कि मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। यानी कि 10:3 हो जाता है। इसमें कुछ मिलाया जाता है ना, कुछ मिलाया जाता है। अच्छा इसका योगफल कितना आता है, 2 और 3 5 आता है, और इसका योगफल कितना आता है 13 आता है। तो मैं कहूंगा जब इसमें कुछ प्लस किया गया होगा तो कितना प्लस किया गया है, 8 प्लस किया गया है। और यहाँ पर कहने कि कुछ मात्रा में दूध बढ़ाया गया है तो मैं कहूंगा 8 दूध बढ़ाया गया होगा, है ना। 8 क्या बढ़ाया गया होगा साधु, दूध बढ़ाया होगा। तो आपसे कहा जा रहा है प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया है ना, 8 दूध मिलाया गया, क्योंकि टोटल में 8 की बढ़ोतरी हो रही। इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए। और प्रारंभिक मिश्रण की बात की गई तो प्रारंभिक मिश्रण कितना था, 2 + 3 5 था, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे साधु 20 × 8 160 हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया, 160% दूध मिलाया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।